गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से बताएंगे एक बार कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों की कल प्रोनाउंस क्लास हुई थी, लेकिन फिर बीच में लाइट चली गई और उसकी वजह से वो क्लास पूरा का पूरा ख़राब हो गया और वो सेव नहीं हो पाया। आपने देखा होगा कि अपलोड भी नहीं हो पाया है वो। बीच में ही चलते चलते क्लास बंद होगी। मेरे को लगा कि क्लास चल रही है, मैं कंटिन्यू चलती रही। फिर जब मैंने देखा कि कमेंट्स आने बंद हो गए बच्चों के, तब मेरे को थोड़ा आइडिया लगा। लेकिन उसके बाद भी क्लास पूरा डिस्टर्ब थी वो, तो इसलिए इवेंट दोबारा क्रिएट किया गया। ठीक है, तो मैं उसकी डायरेक्ट कल जो मैंने पढ़ाया था, मैं डायरेक्ट वो पीडीएफ लगाती हूँ और हम उस पीडीएफ से सिर्फ समझेंगे आज। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक हमने कर लिया था उसको सिर्फ एक बार समझ लेते हैं दोबारा से, ताकि जिन भी स्टूडेंट्स ने, एक सेकेंड भाई, यहाँ से हमने अपनी क्लास शुरू की थी। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास कर ली थी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं आपके पास, आपकी नोटबुक में भी और यहाँ पे भी मैंने देखो पीडीएफ लगा दी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास नोट्स बन चुके हैं, जिन्होंने कर ली थी क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका रिवीजन हो जाएगा। अब मैं समझाऊंगी, एक बार दोबारा समझ लेना चीज़ों को। जो कल थोड़ा लेट आए थे, नहीं समझ पाए थे, इनको नहीं समझ आया था, समझ भी आ गया था, तो कोई बात नहीं, बार रिवीजन हो जाएगा चीज़ों का। ठीक है, और अगर जिन भी स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, लिखा हुआ सामने है आप लोगों के। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जो क्लास हुई थी दोबारा वही क्लास हुई है, ये कल पढ़ा दिया था। ठीक है, लेकिन क्लास ख़राब हो गई पूरी, इसलिए दोबारा से लगाई गई ये पीडीएफ। तो कल हमने अपनी क्लास को यहाँ से शुरू किया था। ठीक है भाई, एम्फेटिक प्रोनाउन से शुरू किया था। इससे पहले तक हम अपना पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट कर चुके थे और यहाँ पे हमने एम्फेटिक प्रोनाउन से क्लास को शुरू किया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि आप इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कह सकते हैं या फिर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी इसको बोलते हैं। आप एम्फेटिक प्रोनाउन कह लीजिए या फिर इसको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कह लीजिए, दोनों चीज़ इसको, दोनों नाम इसको दिए जाते हैं, एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मैं अगर बात करूँ तो देखने में बिल्कुल ये भी ऐसे ही होते हैं, शक्लें दोनों की बिल्कुल एक जैसी है। इम्फेटिक प्रोनाउन भी यही सब होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यही सब होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या? फंक्शंस में दोनों के डिफरेंस है। अभी आगे देखेंगे कैसे दोनों के फंक्शंस में डिफरेंस होगा, लेकिन दोनों के दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे। फिर मैंने आपको यहाँ पे लिख के समझाया था कि मैं अगर सिंगुलर की बात करूँ तो सेल्फ यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। सेल्फ क्या होता है? सिंगुलर होता है। उसका प्लूरल क्या होता है? सेल्व्स होता है। तो ये सारे के सारे जो सेल्फ वाले होंगे सब क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। जैसे माई सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, इट्स सेल्फ हो गया, ये सिंगुलर हो गए। अब माई सेल्फ का प्लूरल आप नहीं बना सकते, क्योंकि माई सेल्फ एक के बारे में बात करता है। अगर आप खुद के लिए लगाना चाहते हैं तो आप माई सेल्फ बोलेंगे, आई के साथ माई सेल्फ लगता है। ठीक है, हिम सेल्फ भी एक के लिए होता है, हर सेल्फ भी एक के लिए होता है, इट सेल्फ भी एक के लिए होता है। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूँ योर सेल्फ की, तो मैं अगर एक बंदे की बात कर रही हूँ तो भी मैं योर सेल्फ लगा सकती हूँ, और अगर मैं ज़्यादा की बात कर रही हूँ तो मैं योर सेल्व्स भी लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है, यू एक ऐसा वर्ड है जिसको हम एक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी एक बंदे की बात करें तो भी हम यू बोल सकते हैं, और ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो भी हम यू कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्व्स भी हो सकता है। अगर योर सेल्फ लिखा है इसका मतलब एक बंदे की बात हो रही है, और अगर योर सेल्व्स लिखा है इसका मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। ठीक है, फिर देम सेल्व्स हो गया, ये प्लूरल है आप लोगों का। आवर सेल्व्स भी क्या है? प्लूरल है। इनके आप सिंगुलर नहीं बना सकते, क्योंकि देमसेल्स हमेशा ज़्यादा की बात करेगा, वो खुद से, है ना, हम खुद से, आवर सेल्स। तो इस कभी भी आपको ऐसा लिखा मिले देमसेल्फ, आवर सेल्फ, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझाया गया था, ये पूरा का पूरा आप लोगों का था। ठीक है भाई, चलिए क्लास का इवेंट दोबारा से बना है, इसलिए आप जो भी स्टूडेंट्स ने कॉपी नहीं की है फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। जल्दी से कॉपी करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा कम दूंगी मैं, फटाफट से कॉपी कीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी कल हो चुका था। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, 30 सेकेंड्स का टाइम है, कॉपी कीजिए।
चलिए, हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर हमने बात की थी कि भाई जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, चेक, जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन देखी थी कि इम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन क्या होती है, इसको लगाया कहाँ पे जाता है। जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है ये काम क्या करता है, इम्फेसाइज करने का करता है, इसको इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं इसीलिए, ठीक है। तो उसकी पोजीशन क्या होती है, इसको लगाया कहाँ पे जाता है, तो उसकी दो पोजीशन हो सकती है। या तो आप वर्ड के जस्ट बाद लगा लीजिए, वर्ड के जस्ट बाद, मतलब जिस वर्ड के लिए वो लगाया गया है, जैसे आई के लिए माई सेल्फ आता है, शी के लिए हर सेल्फ आता है, ही के लिए हिमसेल्फ आता है, दे के लिए देमसेल्व्स आता है ना। तो जिस भी वर्ड के लिए वो आया है, या तो उस वर्ड के जस्ट बाद लगा लीजिए, पहली पोजीशन तो ये हो गई कि या उस वर्ड के आप जस्ट बाद लगा लीजिए। और दूसरी पोजीशन ये होती है इम्फेटिक प्रोनाउन को लगाने की कि एट द एंड ऑफ सेंटेंस आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब सेंटेंस के लास्ट में आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे थे, आई शैल डू दिस वर्क, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, साथ साथ कॉपी करते रहिए भाई। आई शैल डू दिस वर्क, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, आई शैल डू दिस वर्क, ठीक है। अगर मैंने बोला आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क, तो ये क्या हो गया आप लोगों का, ये आपको क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, एम्फसाइज करने का काम कर रहा है, आई माई सेल्फ। तो मैंने क्या बोला, देखो इस केस में मैंने क्या किया, वर्ड के जस्ट बाद लगाया, ठीक है। वही आई क्या है, आई के लिए माई सेल्फ आता है, तो आई के जस्ट बाद माई सेल्फ को प्लेस कर दिया। और ये देखो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस हुआ, आई शैल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूंगा, मैं खुद ये काम करूंगा, ठीक है ना। एक बात तो आपने बोली कि मैं ये काम करूंगा, एक नॉर्मल सेंटेंस हुआ, ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। फिर आपने बोला मैं खुद ये काम करूंगा, खुद करूंगा, तो आपने थोड़ा सेंटेंस पे जोर दिया, एम्फसाइज किया। एम्फसाइज का मतलब क्या होता है, जोर डालना, ठीक है। तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या फर्क है कि ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें आप एम्फसाइज कर रहे हो, एम्फसाइजिंग वे में बोल रहे हो। तो यहाँ पे आई माई सेल्फ को देखो एक पोजिशन तो ये हो गया, इम्फेटिक प्रोनाउन का एक पोजीशन तो ये हो गया कि आपने उसको वर्ड के जस्ट बाद रख दिया, और दूसरा पोजीशन की सेंटेंस के लास्ट में लगा दिया कि आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं ये काम करूंगा खुद से, ठीक है, मैं खुद ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा खुद से। तो दो पोजीशन हो सकती है इम्फेटिक प्रोनाउन को लगाने की, ठीक है। फिर बात ये आती है कि मैम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बोल सकते क्या यहाँ पे, इम्फेटिक में और रिफ्लेक्सिव में क्या फ़र्क होता है। देखने में मैंने बोला कि बिल्कुल एक जैसे हैं, जुड़वा भाई हैं एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे, जुड़वा बहन जुड़वा भाई समझिए आप इनको, एक दूसरे के बिल्कुल जुड़वा हैं ये एक दूसरे के, जैसा दिखने में वो होगा वैसा ही दिखने में वो होगा, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे लगेंगे देखने में, कोई फ़र्क नहीं लगेगा आपको। तो आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क, इस दोनों केसेस में जो माई सेल्फ है वो क्या है आपका, इम्फेटिक बोलो या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, क्योंकि ये जोर डालने की बात कर रहा है। अगर आप इसमें से माई सेल्फ को हटा भी दे, ठीक है, अगर आप इसमें से माई सेल्फ को हटा भी देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने माई सेल्फ को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, माई सेल्फ को आपने क्या किया, यहाँ से हटा दिया, तो सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेंटेंस रह जाएगा, आई शैल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूंगा। तो मतलब माई सेल्फ ऐड करने से क्या हो रहा है, माई सेल्फ ऐड करने से सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस एम्फसाइजिंग वे में लिखा जा रहा है, सेंटेंस को हम एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बात पे, मैं ये काम करूंगा, मैं खुद ये काम करूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है इम्फेटिक प्रोनाउन, और या फिर आप बोलें कि इम्फसाइजिंग प्रोनाउन सेंटेंस पे जोर डालने का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ जोर डालने का काम करता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ जोर डालने का काम करता है। तो अगर इसको एक बार को हम हटा भी देते हैं तो सेंटेंस मेरा क्या हो जाता है, नॉर्मल बन जाता है, एक नॉर्मल सेंस में कहने लग जाता है, लेकिन गलत नहीं होता सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, नॉर्मल सेंस में बात करने लग जाएगा। बस अगर आप इम्फेटिक प्रोनाउन हटा देंगे तो इम्फेसाइज करना बंद कर देगा, ठीक है, इसको लगाने से इम्फेसाइज कर रहा है, इसको हटा दोगे तो इम्फेसाइज करना बंद कर देगा, बस इतना फर्क होता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर आप हटा देंगे तो सेंटेंस का कहीं ना कहीं मीनिंग चेंज हो जाएगा, या वो कुछ और बात कहने लग जाएगा, ठीक है, उसको आप हटा नहीं सकते, अगर आपने उसको हटा दिया तो सेंटेंस की जो सेंस है वो बिगड़ जाएगी। तो ये फर्क होता है रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिक में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमने और भी एग्जांपल्स फिर आगे किए थे, इसको फटाफट से पहले आप कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए, क्योंकि मैं बच्चा ये बात मान के चल रही हूँ कि आज आपकी प्रोनाउन 6 कल नहीं हुई थी, बस आज ही है डायरेक्ट, क्योंकि कल का इवेंट तो खत्म हो गया, ठीक है, वो तो आपकी क्लास खत्म ही समझो। तो जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं डायरेक्ट आके, ये जो बाद में भी क्लास देखेंगे तो उनको भी तो पूरा समझ आना चाहिए ना, तो मैं इस चीज़ों को शॉर्ट में नहीं उड़ा सकती, ये सोच के कि कल पढ़ा दिया था, तो बिल्कुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि प्रोनाउन 6 की क्लास आज ही है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। इसको फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
एक बच्चा बोल रहा है कि मैम कल कॉपी हो गया था। आई नो कल कॉपी हो गया था, बट जिन बच्चों ने कल क्लास नहीं की थी उनके लिए तो आज ही क्लास है ना। जो कल नहीं आ पाए थे उनके लिए तो ये क्लास आज ही है, क्योंकि प्रोनाउन कल वाली क्लास आपकी पूरी तरीके से आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, अपलोड नहीं हो पाई है वो, इसलिए हम इसको फ्रेश क्लास की तरह ही लेके चलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, ही कट द ट्रीज। कुछ एग्जाम्पल्स और लिखे थे हमने यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स और लिखे थे। ही कट द ट्रीज एक नॉर्मल सेंटेंस हुआ कि उसने पेड़ काटे। ही कट द ट्रीज, उसने पेड़ काटे। अब यहाँ पे कट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे मैम आपने बोला कि मैम आपको कैसे पता लगा कि इसकी हिंदी ये है कि उसने पेड़ काटे। ऐसे भी तो हो सकता है कि वो पेड़ काटता है, इसको ऐसे ही क्यों बोला उसने पेड़ काटे, क्यों? क्योंकि अगर ऐसे होता ना कि वो पेड़ काटता है तो फिर यहाँ पे कट्स लिखा होता, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, जिसके साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में ऐसे ही यस लगा के उसको सिंगुलर बनाते हैं, तो फिर ये कट्स होता, ही कट्स द ट्रीज। तो मैं कहती कि वो पेड़ काटता है, लेकिन यहाँ पे कट लिखा हुआ है, और कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है, सेकंड फॉर्म भी कट होती है, थर्ड फॉर्म भी कटी होती है, कट 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 होता है। तो ये यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट की तुरंत बाद लगी हुई है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। कट 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 होता है भैया, ठीक है भाई, कट 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 होता है। फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, सेकंड फॉर्म भी यही होती है, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो उसने पेड़ काटे, फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। अब देखो, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हुआ, एक नॉर्मल बात कह दी कि ही कट द ट्रीज, उसने पेड़ काटे, ही कट द ट्रीज। फिर देखो, ही हिमसेल्फ कट द ट्रीज, उसने खुद पेड़ काटे। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझ रहे हो? ही कट द ट्रीज, ही हिमसेल्फ कट द ट्रीज, उसने खुद पेड़ काटे, उसने खुद पेड़ काटे। तो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, और ये सेंटेंस को एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा है, हम इसमें बात पे जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं नॉर्मल में बोल रही हूँ कि यार उसने पेड़ काटे, एक मैं ऐसे बोल रही हूँ उसने खुद पेड़ काटे। तो ये यहाँ पे जो हिमसेल्फ लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है? ये एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब देखो, मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई जो इम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन होती है वो क्या होती है, या तो वो वर्ड के जस्ट बाद लगाया जाता है, जिस भी वर्ड के लिए आ रहा है उस वर्ड के जस्ट बाद लगेगा, ठीक है, या फिर एट द एंड ऑफ सेंटेंस के लगाया जाता है। तो देखो, ही के लिए हम क्या यूज करते हैं? हिमसेल्फ का, तो मैंने ही के जस्ट बाद इसको प्लेस कर दिया, ही हिमसेल्फ कट द ट्रीज, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, दोनों सेंटेंस सही है। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस हुआ? ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। चलिए, फिर दूसरा पोजीशन क्या है एम्फेटिक प्रोनाउन को रखने का, कि सेंटेंस के लास्ट में आप उसको रख सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि ही कट द ट्रीज हिमसेल्फ, ही कट द ट्रीज हिमसेल्फ, उसने पेड़ काटे खुद से। तो ये सेंटेंस भी सही है, और ये भी क्या कर रहा है? ये भी एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है भाई, ये भी क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है। तो दो पोजीशन हो गई यहाँ पे रखने की एम्फेटिक प्रोनाउन को। फिर मैंने ये एग्जाम्पल लिखा, ही कट हिमसेल्फ द ट्रीज, ही कट हिमसेल्फ द ट्रीज। क्या ये सेंटेंस सही है? मैंने बोला ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस जो हिमसेल्फ लगाया हुआ है आपने, वो आपने वर्ब के बाद लगा दिया, ठीक है, कट के बाद लगा दिया। कट के बाद नहीं आना था, ही के बाद आना था। जिस वर्ड के लिए आप लगा रहे हो, जिसको एम्फेसाइज कर रहे हो, उस वर्ड के जस्ट बाद आता है। जिस वर्ड को आप एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हो ना, उस वर्ड के जस्ट बाद आता है। तो आप वो कह रहे हो, उसको एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हो ना, कि उसने खुद काटे। तो ही के बाद तो ठीक था, बट कट के बाद नहीं आएगा। सेंस देखो क्या निकल के आएगी नहीं तो इसकी, ही कट हिमसेल्फ, ऐसा लग रहा है उसने खुद को काट लिया हो। जैसे कट के बाद लगाने से कट को एम्फेसाइज करने लग जाएगा वो, ठीक है। अगर मैं कट के बाद यहाँ पे हिमसेल्फ लगाऊंगी तो हिमसेल्फ कट को एम्फेसाइज करने लग जाएगा। तो उसने काटे खुद को, ऐसा लग रहा है उसने खुद को काट लिया, तो सेंटेंस की सही सेंस नहीं आएगी। तो इम्फेटिक प्रोनाउन उसके बाद लगाया जाता है जिस वर्ड को वो एम्फेसाइज कर रहा होता है, जिस वर्ड के लिए वो आ रहा होता है। तो ही कट हिमसेल्फ, तो यहाँ पे हिमसेल्फ लगाना गलत होगा, तो यहाँ से हम हिमसेल्फ को हटा देंगे, ठीक है। कल की क्लास हमने यहाँ तक की थी, ठीक है भाई, कल की जो क्लास थी वो हमने यहाँ तक अपनी क्लास को किया था, और उसके बाद फिर आप लोगों का क्लास अपलोड नहीं हो पाया था, और एकदम से लाइट चली गई और यहाँ पे क्लास बंद हो गई। लेकिन हुआ क्या
यहाँ तक आप लोगों की क्लास हुई, मैं आगे पढ़ाती रही ये सोच के कि क्लास चल रही है, क्योंकि वो पीछे से कुछ वाईफाई में प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से वाईफाई बंद हो गया, बट यहाँ से क्लास चल रही थी, लाइट्स वगैरह ऑन थी। उसके बाद पहले तो लाइट गई थी, फिर दोबारा से चलती रही हमारी क्लास, फिर उसके बाद लाइट्स वगैरह सब ऑन थी, तो मुझे लगा क्लास चल रही है और मैं इसके आगे भी कंटिन्यू करती रही। बट बाद में पता चला क्या कि लाइट आप लोगों की मतलब ये आपका डिस्कनेक्ट हो चुका था, क्लास नहीं चल रही थी। जब मैंने देखा कि नोटिस किया कि बच्चों के कमेंट्स आने बंद हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, इसके बाद हमने थोड़ा सा और पढ़ा था, उसको भी अभी देखेंगे। तो यहाँ तक आप फटाफट से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आप लोगों की क्लास कल खत्म हो गई थी। चलिए फटाफट से पढ़िए। तो ये था आपका इम्फेटिक प्रोनाउन। अरिजीत पूछ रहा है कि मैम कितनी क्लास होगी प्रोनाउन की, अभी तो शुरू हुआ है, अभी 11-12 तक जाएगा ये। आप लोगों को शुरू में ही मैंने बताया था कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, इसलिए ये आप लोगों का। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है ना, तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। वो अभी आप टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद प्रोनाउन के बाद हम टेंस ही करेंगे, ठीक है। तो जब आप टेंस पढ़ेंगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो गया भाई, नोट कर लिया सभी ने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की क्लास कल बंद हो गई थी, इसके बाद मैंने कंटिन्यू किया था और यहाँ भी इतना भी मैंने करा दिया था, ठीक है। पर कोई बात नहीं, इसको दोबारा समझाते हैं आज। देखिए, तो इम्फेटिक प्रोनाउन आपका पूरा हुआ। इम्फेटिक प्रोनाउन आपने देखा कि क्या करेगा, इम्फेसाइज करने का काम करेगा,
ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि क्या डिफरेंस होता है रिफ्लेक्सिव में और आप लोगों का इन्फेटिव में। मैंने बोला ना, इन्फेटिव प्रोनाउन को एक बार को हटा भी दोगे तो बस एम्फसाइज करना बंद कर देगा, सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सेंटेंस बिगड़ गया या कुछ अलग सेंस आने लग गई है, बस एम्फसाइज करना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देंगे तो ये बहुत बड़ी कहानी बदल सकती है। ठीक है, देखो कैसे समझाते हो। पहले हम ये जानते हैं, दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी होंगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कौन से होते हैं आपके, वही होते हैं सारे, जैसे माई सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इधर देम सेल्स हो गया, आवर सेल्स हो गया, योर सेल्स हो गया, वही सब आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको समझाया था कि फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ये इम्फेटिक प्रोनाउन, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, एम्फसाइज करने का काम करता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम आएगा। आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही मिलेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, थर्ड प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में आता है ये। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये शीशा है, ठीक है, ये मिरर है, और इस मिरर के पीछे आप लोग जानते हैं कि कोटिंग होती है। मिरर के आर पार तो नहीं देख सकते ना आप, जिस शीशे में अपनी शक्ल देखते हो आप, उस शीशे के आर पार तो नहीं देख सकते। अगर वो शीशा मैं अपने सामने अभी लगा दूं, अभी ये पीछे का नोट करने पे जल्दबाजी मत करना, नोट करने का टाइम मैं दूंगी। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है, फिर बाद में खाली बैठे रहेंगे। तो नोट करने का टाइम मैं दूंगी, अभी नोट करने में जल्दबाजी नहीं मत करना। इसलिए मैं पीपीटी से पढ़ाना पसंद नहीं करती, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नोट करने पर ध्यान लगाने लग जाते हैं। तो साथ साथ लिख के पढ़ाना ही मुझे इसलिए अच्छा लगता है। नोट बाद में करने का टाइम दिया जाएगा, पहले सुनो। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने शीशा है। ठीक है, अब मैं शीशे में अपनी शक्ल देख सकती हूँ, बट मैं उसके पीछे क्या है शीशे के वो तो नहीं देख सकती। ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा ना, मिरर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता, पीछे कोटिंग होती है उसके, जिसकी वजह से सिर्फ अपने आप को तो आप अपनी रिफ्लेक्शन तो आप उसमें देख सकते हो, बट पीछे का नहीं देख सकते। तो पीछे क्या होती है, कोटिंग होती है। ये क्या हो गया, मिरर, यहाँ पे खड़े हैं आप। ठीक है, थोड़ी सी पिक्चर सही से नहीं बनानी आई मुझे, एडजस्ट कर लेना। तो ये आप खड़े हैं, ये कौन हो गया, आई, मतलब मैं हो गई। ठीक है, बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे, जो कोई है, मैं हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये तो ये जो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं जो यहाँ खड़ी हूँ, मैं तो रियल हूँ, मैं जो हूँ मैं तो रियल हूँ ना। सामने जो मुझे शीशे में अपनी इमेज दिखाई दे रही है, क्या वो भी रियल है? नहीं, वो रियल नहीं है, मैं तो असली हूँ। देखो ये जो बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये तो रियल है, लेकिन जो इसको शीशे में दिख रहा है, ये जो इसको यहाँ पे दिख रहा होगा, इतना ऐसा ही बंदा अपना एक और जैसा शीशे के अंदर अंदर उसको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सेम अपने जैसा, तो क्या वो भी आपका क्या है? तो क्या वो भी रियल है? नहीं, वो आपकी क्या है, वो आपकी रिफ्लेक्शन है। तो मैंने क्या बोला, वो क्या हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्शन हो गई। जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है ये क्या हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी रिफ्लेक्शन हो गई, रियल नहीं है, आपकी रिफ्लेक्शन है। जैसा नाम वैसा काम, रिफ्लेक्सिव एक्शन, जो रिफ्लेक्शन बताता है ना, जो रिफ्लेक्शन को शो करता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन दिखाता है, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है भाई, तो रिफ्लेक्शन ये आपकी इधर क्या आएगी, ये आपके शीशे में क्या आएगी, रिफ्लेक्शन। उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे। मैंने बोला आई सॉ मी इन द मिरर। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। तो माई सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गए, सारे के सारे आप लोगों के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। ठीक है, अब मैंने बोला आई सॉ मी इन द मिरर, मैंने खुद को मिरर में देखा। अब मिरर तो बताइए क्या है, मिरर मी तो यहाँ पे क्या है, आई सॉ मी, मी तो यहाँ पे मी तो रियल हो गया ना, आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गई मी, मी तो क्या हो गया, रियल हो गया, आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म है मी। तो क्या मैंने खुद को असली वाला थोड़ी ना, मैं शीशे के अंदर जाके खड़ी हो गई, मैंने जो शीशे में देखा है वो अपनी रिफ्लेक्शन देखी है, और रिफ्लेक्शन के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, क्योंकि वो रियल नहीं है। तो क्या मी लगाना यहाँ पे सही है, नहीं। आई सॉ मी इन द मिरर, मैं खुद तो मिरर के अंदर नहीं चली गई ना, कि मैंने खुद को थोड़ी मिरर के अंदर देख लिया, कि मेरा कोई जुड़वा थोड़ी ना खड़ा होके आ गया सामने, मैंने अपनी रिफ्लेक्शन देखी है। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या लगाना है, माई सेल्फ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे आई सॉ मी नहीं होगा, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा मिरर में। तो जैसे ही आपने यहाँ पे माई सेल्फ लगाया, वो अंडरस्टूड हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही वर्चुअल चीज़ों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अंडरस्टूड हो गया कि माई सेल्फ लगाने से यहाँ पे अंडरस्टूड हो गया कि ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने अपने जैसा कुछ और देखा मिरर में।
ठीक है, रियल नहीं था, लेकिन वो रियल नहीं था। अब देखो, जब मैं इम्फेटिक प्रोनाउन हटा रही थी तो सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस वो एम्फेसाइज करना बंद कर रहा था। मैंने बोला ही कट द ट्रीज, उसने पेड़ काटे। ही हिमसेल्फ कट द ट्रीज, उसने खुद पेड़ काटे। तो मैं अगर हिमसेल्फ हटा दिया तो बन गया ही कट द ट्रीज, उसने पेड़ काटे। सेंटेंस की सेंस जो है वो फिर भी सही थी, बस एम्फेसाइज करना बंद कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जरा माई सेल्फ हटा के देखो, अगर मैं इस सेंटेंस से माई सेल्फ को हटा दूं तो क्या बचेगा? आई सॉ इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। क्या देखा? कुछ बताया ही नहीं आपने। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस हो गया ना काफ़ी। एक तो आप कह रहे हो कि आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा, ठीक है। और अगर आपने ये माई सेल्फ यहाँ से हटा दिया तो सेंटेंस का पूरा सेंस चेंज हो गया ना। आई सॉ इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। पता नहीं क्या देखा, खुद को देखा या कुछ और देख लिया शीशे में, भूत वूत तो नहीं देख लिया कहीं, है ना। पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना। तो यहाँ पे आप लोग अगर इसको हटाते हो तो सेंटेंस कुछ ना कुछ अधूरा सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ छोड़ दिया आपने बताए बिना, है ना। ऐसा लगता है कि बताए बिना छोड़ दिया, पूरे एक्सप्लेनेशन नहीं दी आपने कि किस बारे में आप बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा कि कौन कौन सी वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, कहाँ हमें नहीं करना है। कुछ वर्ब मैं आपको ऐसे लिखवाऊंगी जहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ आपको नहीं करना है, साथ में ये बताऊंगी कि क्यों नहीं करना होता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। अब आप इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, बस कल मैंने यहीं तक पढ़ाया था, इसके आगे का आज कंटिन्यू करेंगे। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। पंकज बोल रहे हैं कि केडी की जो बुक है अलग अलग प्राइस पे मिल रही है। लेटेस्ट एडिशन चेक करना आप, जो लेटेस्ट एडिशन होगा वो लेना है। पुराना एडिशन होगा वो सस्ता मिलता है, पुराना मत लेना, लेटेस्ट एडिशन लेना, अपडेटेड जो होगा। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। नवनीत पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता है मैम कि सब पीडीएफ देख के नोट कर रहे हैं। सब नहीं, सबका नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि पुराने बैचेस पढ़ाए हैं मैंने। 11 अप्रैल को जो बैच स्टार्ट हुआ था उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने ऐसी हरकतें की हैं कि क्लास देखी नहीं है, बस पीडीएफ मिल गई, ठाके नोट कर लिया। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। मैंने कल भी समझाया था, कल हालांकि वो जो कल की क्लास थी पूरा का पूरा, आप लोगों की जो कल क्लास हुई थी वो अपलोड नहीं हो पाई है, इसलिए दोबारा लेनी पड़ी आज क्लास ये वाली। मैंने कल की क्लास में बताया था आप लोगों को कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि 11 अप्रैल में एक दो बच्चों को, मतलब पूरा एक कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छे से समझाया गया, बिल्कुल डीपली समझाया गया। स्पेशली मेरे बैच में ये चीज़ हो ही नहीं सकती कि आप लोगों को छुड़वा दिया जाए, कुछ समझ ना आए, या कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट जो अच्छा
अच्छा कॉन्सेप्ट, एग्जाम में आने वाला कॉन्सेप्ट है, और आपको ना कराया जाए। तो बहुत डीपली कॉन्सेप्ट समझाया गया। और जो बच्चे ने लिखा तो उसने पीडीएफ से नोट कर लिया, सीधा क्लास देखी नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने सिर्फ आपको डायरेक्टली बोल के समझाई है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें समझाने की होती हैं, जैसे इम्फेटिक प्रोनाउन का और रिफ्लेक्स। एक बात सोचो, अगर इम्फेटिक प्रोनाउन का और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफरेंस आपको पता करना हो, तो अगर आप डायरेक्ट पीडीएफ से नोट करेंगे, आपने पीडीएफ खोल ली, प्रोनाउन 6 की और नोट करना शुरू कर दिया, तो क्या जो मैंने बोल के समझाया है इतना सारा कि क्या डिफरेंस होता है इम्फेटिक में और रिफ्लेक्सिव में, तो क्या वो आपको पीडीएफ से पता चल जाएगा? पीडीएफ में क्या वो चीज़ लिखी हुई है कि भाई इम्फेटिक प्रोनाउन में ऐसे होता है? इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें गहराई से समझाई हैं कि इम्फेटिक प्रोनाउन क्या करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ। तो क्या वो सब चीज़ें आप लोगों को खाली नोट करने से क्लियर हो जाएंगी, जब तक आप उनको सुनोगे नहीं? कि लिखने के साथ साथ नोट क्या सुन क्या रहे हो वो भी तो मैटर करता है ना, कि जो चीज़ लिख रहे हो उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए ना कि क्या लिख रहे हो। तो जब मैं बोल रही थी वो सुना नहीं, सीधा पीडीएफ खोल के नोट कर लिया, फिर बाद में क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं ऐसे बच्चों से। तो इसलिए कभी भी पीडीएफ आपको दी जाती है इसीलिए, ताकि कभी अगर आप अपनी क्लास नोट आपको क्लास के साथ साथ ही करना है। पीडीएफ दी जाती है इसलिए कि कभी आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने शायद कुछ गलत लिख लिया है ना, ये कुछ गलत नोट कर लिया है, तो आप पीडीएफ से उसको क्रॉस चेक कर सके बाद में डायरेक्ट खोल के। इसलिए पीडीएफ दी जाती है आपकी सहूलियत के लिए, कि कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ छूट गई है, कोई लाइन आप लिखना भूल गए हैं, तो आप वो पीडीएफ से देख लें। लेकिन पीडीएफ का ये मतलब नहीं होता कि आप उसका गलत फ़ायदा उठाएं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पीडीएफ का मतलब ये नहीं है कि आप पीडीएफ से ही नोट करने लग जाएं, आप क्लास ही ना देखें। आपको जो नोट करना है वो क्लास से ही करना है, समझते समझते नोट करना है। जब मैं पढ़ा रही हूँ तभी आप लोगों को नोट करना है। जब मैं बोलूँ कि अब नोट करने का टाइम दिया जाता है कि अब आप नोट कर सकते हैं, तभी आपको नोट करना है। पीडीएफ से नोट नहीं करना है किसी भी बच्चे को, ठीक है? चलो, यहाँ तक हो गया था। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। देखो, मैंने बोला ही इंट्रोड्यूस्ड to the class. He introduced to the class. चलो, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस सही है या गलत है। He introduced to the class. बताएंगे सेंटेंस सही लिखा है कि गलत लिखा है। He introduced to the class. बताइए भाई, सही है या गलत है? He introduced to the class. एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम टेस्ट कहाँ से लगाएं। देखो, टेस्ट के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप लोगों को ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है, मतलब बुक से प्रैक्टिस करनी है, तो अब मार्केट में मॉक टेस्ट की बहुत सारी बुक आती हैं, ठीक है? स्पेशली प्रीवियस ईयर सारे लगाने हैं, तो वो आप परचेज़ कीजिए, उस पर टिक मार्क करके लगाइए आराम से, ठीक है? लेकिन आपको प्रैक्टिस ऑनलाइन आनी चाहिए देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि उस टाइम मैनेजमेंट में उसको करना, एक तो ये होता है कि बुक खोल के बैठ गए, मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चन का सामने है आपके पास, है ना, और आप उसको मस्ती से लगा रहे हैं और उसको आराम से पूरा कर रहे हैं खूब सारा टाइम लेके। एक चीज़ तो ये होती है, और एक होता है कि पूरा टाइम लिमिट के साथ करना, कि भाई इस इंग्लिश के लिए मुझे इतने टाइम में पूरा का पूरा सॉल्व करना है। ये पूरा का पूरे प्री में मेरे पास 60 मिनट होते हैं, तो पूरा का पूरा पेपर मेरा 55 मिनट के अंदर लग जाना चाहिए। 5 मिनट का मार्जिन बचा के चलो अपनी तरफ से, कि मतलब 2-4 मिनट मेरे बाद के बच जाए, जो छोटी छोटी चीज़ अगर मैं दोबारा चेक करने का मौका मिले तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को चेक कर सकूँ। तो 55 मिनट में कोशिश करो कि मेरा पूरा मॉक टेस्ट खत्म हो जाए प्रीलिम्स का। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने ऐसा देखा है कि जो ऑनलाइन लगाते ही नहीं है मॉक, वो ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करते रहते हैं बस बुक्स पे, है ना। और लास्ट में जब टाइम आता है उनका एग्ज़ाम देने का, तो उनको ऑनलाइन की हैबिट नहीं होती, है ना, ऑनलाइन की आदत उनको होती नहीं है, वो तो पेपर पे चलते जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट उनको आता नहीं है, क्योंकि वो 60 मिनट का 80 मिनट 90 मिनट में लगा रहे थे, 1.5 घंटे में लगा रहे थे, तो टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम। तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं,
ऐसा भी देखने के लिए मिला है बच्चों के साथ कि उनके साथ कोई क्वेश्चन छूट जाते हैं, टाइम नहीं मैनेज कर पाते, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन मॉक लगाइए। ठीक है, उसके लिए ऑनलाइन मॉक के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा, टेस्ट सीरीज़ के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं। कुछ फ्री टेस्ट भी पड़े रहते हैं वहाँ पे, उनको लगा लीजिए, फिर टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं वहाँ पे। वहाँ से आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा कितने टाइम में हमें इतना क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। टारगेट लगा के चलिए, अगर 60 मिनट का टाइम है तो 50-55 मिनट में आप लोगों का पूरा एक पेपर खत्म हो जाए। ठीक है, तो जैसे एक लगाएंगे दिक्कत होगी, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस छूट जाए, फिर दूसरा लगाएंगे दिक्कत होगी, लेकिन 2-3 लगाने के बाद जैसे आपको लगेगा नहीं मुझे इस टाइम के अंदर अंदर खत्म करना है, स्पीड बढ़ानी है, तो वहाँ से आपको स्पीड बनानी आएगी। ठीक है, चलिए फटाफट से आ जाइए अब। तो बच्चे बोल रहे हैं कि गलत है। देखो गलत कैसे है, ही इंट्रोड्यूस टू द क्लास, उसने इंट्रोड्यूस किया क्लास को। क्या इंट्रोड्यूस किया, कुछ बताया नहीं भाई, खुद को इंट्रोड्यूस कराया क्लास से, किसी और का इंट्रोडक्शन दिलाया क्लास में, है ना। किसको इंट्रोड्यूस किया, उसने इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया, तो सेंटेंस अधूरा सा लग रहा है ना, मुझे यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत है। सेंटेंस अधूरा सा लग रहा है कि उसने इंट्रोड्यूस किया क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ आना चाहिए था। सेंटेंस कैसा हो गया, गलत हो गया। सही तरीका क्या होता इसको लिखने का, अब बताया ही नहीं कि क्या इंट्रोड्यूस किया, तो इसीलिए क्या करते हैं, फिर किसी और का नाम तो आप डाल नहीं सकते जब आपको पता ही नहीं, तो उसका मतलब अंडरस्टूड हो गया कि वो खुद की बात कर रहा है। ठीक है भाई, किसी और का नाम अगर होता तो वो मेंशन करता कि भाई उसने उसको इंट्रोड्यूस कराया, उसने राखी को इंट्रोड्यूस कराया, ही इंट्रोड्यूस राखी टू द क्लास, है ना, तो अलग बात होती। लेकिन कुछ नहीं डाला तो अंडरस्टूड हो गया वो खुद की बात कर रहा है। लेकिन खुद की बात कर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा ताकि पता लगे कि हाँ खुद की ही बात कर रहा है, तो लिखना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे खुद के लिए क्या लगाएंगे, ही के लिए क्या यूज किया जाता है, हिमसेल्फ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ लगाना यहाँ पे जरूरी है, तभी आपका सेंटेंस यहाँ पे क्या होगा, पूरा होगा। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास, उसने क्लास में खुद को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया उसने क्लास में, तो यहाँ पे हिमसेल्फ लगाना ज़रूरी है। तो बहुत सी वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने बाद क्या मांगती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मांगती हैं, अगर उनके बाद कुछ नहीं लिखा। कुछ से क्या मतलब है, कुछ तो यहाँ पे टू द क्लास भी लिखा था। ठीक है, मैंने बोला देखो क्या, चीज़ों को बोलने में समझने में बहुत डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई इंट्रोड्यूस, ये और भी कुछ वर्ब ऐसी हैं अगर उनके बाद कुछ नहीं लिखा तो वो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगी। कुछ नहीं लिखा का क्या मतलब, कुछ तो यहाँ पे टू द क्लास लिखा तो है, कुछ से यहाँ पे मतलब है अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। ठीक है, इंट्रोड्यूस हो गया, और मैं वर्ब्स लिखवाऊंगी अभी आगे, अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करेगा, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, देखो पहले ऑब्जेक्ट नहीं था इसमें, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। तो इंट्रोड्यूस्ड क्या हो गई, यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हो गई आपकी वर्ब। आप जानते हैं इंट्रोड्यूस वर्ब हो गई, और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। पहले ऑब्जेक्ट नहीं था। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैम टू द क्लास लिखा तो है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत सारे बच्चे तो अभी ऐसे ही सोच रहे होंगे, है ना, कि टू द क्लास ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 3 चीज होती हैं सेंटेंस के अंदर, तो ये वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैंने आप लोगों को समझा रखा है क्या, टू यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। टू यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, बताया था ना। और प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, वो कहती है भाई मुझे तो मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो ये क्लास है ये ऑब्जेक्ट जरूर है, ठीक है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जरूर है बट ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये तो आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके क्या देते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट मुझे। बहुत बार अब प्रोनाउन में पढ़ चुके हो आप, अब तक मैंने कई बार समझा ली बात कि प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो जो क्लास है ये इस इंट्रोड्यूस्ड मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो अपना अलग ही कहानी चल रही है। प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट दोनों मिलके क्या देते हैं, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, दोनों मिलके क्या देते हैं। सभी स्टूडेंट फटाफट से बताएंगे, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट दोनों मिलके क्या देते हैं।
वेरी नाइस भाई, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छी बात है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, क्योंकि अब ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट दोनों मिलके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये तो सेंटेंस की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुई कि उसने खुद को इंट्रोड्यूस कराया, कहाँ कराया, क्लास में कराया, ठीक है। तो प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलके क्या देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। वेरी नाइस, सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही है, सभी ने बोला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये तो क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो लगाना पड़ा, पहले तो था ही नहीं, इसीलिए सेंटेंस अधूरा सा लग रहा था। तो वर्ब ने हिमसेल्फ लगाने से ये वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन गया और सेंस भी सही हो गई कि उसने खुद को इंट्रोड्यूस कराया। अब इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है, देखो कैसे कुछ टीचर्स ऐसे रटाते हैं, बच्चे रट भी लेते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं कि इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाइए, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लगेगा, अगर तब लगेगा जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसे ही लिख दूं, ही इंट्रोड्यूस राखी टू द क्लास, मान लो मैंने ये लिख दिया, ही इंट्रोड्यूस राखी टू द क्लास, तो क्या अब भी यहाँ पे हिमसेल्फ लगाओगे कि भाई हमने तो रट रखा है कि इंट्रोड्यूस के बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो क्या यहाँ पे फिर बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ राखी टू द क्लास, दो ऑब्जेक्ट लगाओगे, नहीं। तो ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने इसको इसका ऑब्जेक्ट दे दिया। इंट्रोड्यूस यहाँ पे आपकी वर्ब हो गई और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया राखी। किसको, इस सेंस में बिल्कुल सही आ रही है कि उसने राखी को इंट्रोड्यूस कराया क्लास में, है ना, सेंस भी एकदम सही आ रही है। तो सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ही इंट्रोड्यूस राखी टू द क्लास। तो कब लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद आप क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, इसको फटाफट से कॉपी करो, फिर दो एग्जाम्पल्स और लिखेंगे और कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे फिर कल। इसको जल्दी से कॉपी करेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है, मैं एग्जाम्पल्स लिखती हूँ आपके सामने दो और। ही एंजॉयड एट द पार्टी, ही एंजॉयड एट द पार्टी। तो देखो यहाँ पे एट क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई, और ये पार्टी किसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके दे रहे हैं हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, ये भी बात क्लियर है कि दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उसने एंजॉय किया पार्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इस सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे फिर से क्या लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है, क्योंकि बताया नहीं गया कि उसने क्या एंजॉय किया।
खुद को उसने खुद से एंजॉय किया, उसने किसी और चीज़ को लेके एंजॉय किया, उसने ड्रिंक एंजॉय की, उसने डांस एंजॉय किया, है ना। उसने पार्टी में क्या एंजॉय किया बताया नहीं जा रहा है, बस ये खाली ये लिखा है उसने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा होगा उसने खुद बहुत एंजॉय किया, है ना। तो यहाँ पे मुझे एंजॉय भी एक ऐसी वर्ब है कि अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर मैं वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाऊंगी उसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो सही सेंटेंस कैसे बनेगा ये, ही एंजॉयड हिमसेल्फ, ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। तो ये एट द पार्टी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। कभी आप सोचोगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही एंजॉयड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है ये, इस एंजॉयड वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि उसने खुद से बहुत एंजॉय किया पार्टी में, ठीक है ना। तो बताना पड़ेगा नहीं, एंजॉय करने के लिए बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं कि भाई उसने ड्रिंक एंजॉय की, उसने डांस बहुत एंजॉय किया, उसने बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन सी वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना होता है, अगर उसके बाद वर्ब, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस कॉन्सेप्ट को हम कल स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगी कल की क्लास, सभी स्टूडेंट्स लाइव आके ही क्लास को अटेंड करेंगे, आगे की चीज़ों को कल प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।